नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रांची में छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन। भारी बारिश के बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित परीक्षा गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं ये छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। आज सरकार और छात्र संगठनों के बीच वार्ता संभव। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी 15 अगस्त को रांची में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। यह यात्रा सुबह 7 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी। यात्रा के लिए रूट भी तय। रूट को प्रशासन की मंजूरी फिलहाल नहीं मिली। झारखंड के विद्यार्थियों के साथ आम लोगों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की गई। मंच के प्रतिनिधि रविंद्र पासवान ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का संदेश देगी। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि आंदोलन की दिशा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतनी कार्रवाई हो रही है। सरकार सकारात्मक तौर पर हमारी बातों को सुन भी रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय बाकी है। महतो ने कहा कि कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। समय आने पर मैं सारे खुलासे करूंगा, लेकिन भोले भाले छात्रों से मेरा आग्रह है कि कृपया इस आंदोलन को ना भटकाए और ना ही भटकने दे, ना टूटने दे, ना बिखरने दे। झारखंड में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 10 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई एफआईआर का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने झारखंड सरकार को बर्बरता की सरकार बताया और सवाल उठाया है कि छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका में कहा है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पैसा लेकर पद बेचने का आरोपी की सीआईडी जांच जारी। याचिका में कहा गया कि सीआईडी की जांच काफी नहीं, क्योंकि इसमें बड़े चेहरे शामिल, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग। विदेश में छिपे ड्रग तस्करों पर केंद्र सरकार सख्त। यूएई से ड्रग माफिया वीरेंद्र बसोया को भारत लाया गया। एनसीबी ने ड्रग माफिया बसोया को भारत वापस लाने का काम किया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। एनआईए ने 500 किलो हेरोइन तस्करी और नार्को टेरर केस में अमृतसर के आरोपी अनवर मसीही को 2 अचल संपत्तियां जब्त की। मसीह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था, जो पाकिस्तान समेत कई देशों में फैला था और ड्रग से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। पंजाब के नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु गिरफ्तार। यूएई में रह रहा मनवीर हथियारों की व्यवस्था कराने और विदेश स्थित साजिशकर्ताओं को भारत में मौजूद सहयोगियों से जोड़ने में अहम कड़ी था। आरोपी मनवीर राम को कल अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआईए ने लुकआउट सर्कुलर के आधार पर आवर्जन अधिकारियों के जरिए हिरासत में लिया। इसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब विशेष एनआईए अदालत में उसे पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी के विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में टनल हादसा होने के बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी में हालातों का जायजा लेने पहुंचे। प्रतिकूल मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर के लाने भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हुई। मुख्यमंत्री ने टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल के अंदर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि 3 लोग अभी मिसिंग हैं, जिनको निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। पीपलकोटी में निर्माणाधीन विद्युत परियोजना के टनल के अंदर कल शाम अचानक हुए हादसे में 22 लोगों का रेस्क्यू, 7 की दुखद मौत। टनल में बहुत पानी और दलदल के कारण बचाव कार्य में काफी चुनौतियां। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी समेत तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव में जुटी। एनएएल-एसएआर हैदराबाद के छात्रों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। सीजेआई ने बार काउंसिल के रुख को बिल्कुल गलत बताते हुए कहा कि ये स्टूडेंट्स और उनके बीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के बयान से यूपी की सियासत में हड़कंप। मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल ने जेल में बंद आजम खान से की मुलाकात, बयान के बाद सियासी उबाल। शिवपाल ने कहा कि यूपी की सत्ता में वापस आने पर वे संभल के दंगाइयों के मुकदमे वापस लेंगे और सजायाफ्ता आजम खान को जेल से निकालकर उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे। देश भर में आज विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों नागरिकों के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस पर उन सभी देशवासियों को नमन किया जिन्होंने उस विभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। पीएम ने कहा कि उन लोगों ने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी जान गंवाने वालों को नमन किया और कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के क्रूरतम अध्याय का साक्षी है। देश के बंटवारे का यह दंश जो कांग्रेस की देन है, उसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें भाग लिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन के दौरान पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवारों को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत कभी शक्ति, ज्ञान और वैभव के मामले में दुनिया से पीछे नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद देश को लंबे समय तक गुलामी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की है। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत कानूनी मामलों के विभाग द्वारा आयोजित साइकिल रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने कहा कि ध्वज के बीच में अशोक चक्र की 24 तीलियां हमें 24 गुणों की याद दिलाती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले नियंत्रण रेखा के पास हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले कठुआ पुलिस और सिविल प्रशासन की ओर से एक भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली जोन की पीसीआर वैन और बाइक की तिरंगा रैली निकाली गई। एसीपी के.एस. रावत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया। इनमें जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी के साथ कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित सवाल भी शामिल हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोगों से पूछा जाएगा कि वे एससी या एसटी वर्ग से संबंधित हैं या नहीं। इसके अलावा उनकी जाति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आज अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक भ्रमण विधिवत आरंभ हुआ। आम जनता के लिए अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। आम लोगों का प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पहली बार विशेष रूप से इसे खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर अमृत उद्यान शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से उद्यान तक हर 30 मिनट में शटल सेवा बस उपलब्ध रहेगी। महाराष्ट्र के नासिक में आज सुबह 5:32 पर भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई।
मौसम विभाग ने 16 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ और केरल में गरज के साथ बारिश की संभावना। अगले 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरजेंगे बादल। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई। ओडिशा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश से कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मयूरभंज में घर डूब गए, एक पुल बहा। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार 5वें दिन गिरावट रही। सेंसेक्स करीब 320 अंक गिरकर 77,760 पर, वहीं निफ्टी 75 अंक टूटकर 24,321 के आसपास पहुंचा। सरकार ने 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 1.64 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश शामिल है। वहीं इंडिया AI मिशन के तहत साझा कंप्यूटिंग क्षमता 45,000 से ज्यादा GPU तक पहुंची। सरकार का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर और AI तकनीक का मजबूत वैश्विक केंद्र बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1,368 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 1,015 TGT, 236 PGT और 117 संगीत शिक्षक शामिल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने चांदीपुर और कैलाश शहर विधानसभा क्षेत्रों में 18 सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्नावटी जिले के डोलू गांव में आयोजित कार्यक्रम में इन परियोजनाओं के करीब 45.18 करोड़ रुपए की राशि खर्च और आवंटित की जाएगी। इनस्पेस ने 52 निजी संस्थाओं को 113 मंजूरियां दी, जिनमें 18 स्टार्टअप शामिल हैं। आने वाले 2 वित्त वर्षों में निजी कंपनियों के 8 से अधिक रॉकेट लॉन्च होने की संभावना है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। सरकार के अनुसार देश में करीब 440 स्पेस टेक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, रसायन, फार्मा समेत 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान और तेलंगाना के लिए 605.71 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी। वर्चुअल बैठक में दोनों राज्यों की कृषि योजनाओं की प्रगति और खर्च की समीक्षा हुई। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। SBI ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से $50 करोड़ जुटाए। साथ ही बैंक ने 5.25% कूपन वाले बॉन्ड 88 बेसिस पॉइंट के सबसे कम स्प्रेड पर जारी किए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और यह 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार निर्यात प्रदर्शन में माल की शिपमेंट का योगदान रहा। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन,
सूती धागे और हथकरघा उत्पादों ने निर्यात बढ़ाने में अहम योगदान दिया। जुलाई 2026 में भारत के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का एक्सपोर्ट 14.39% बढ़कर $2.80 अरब हुआ। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता जुलाई 2026 तक बढ़कर 552 गीगावाट हुई। इसमें गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 54% से अधिक है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 58.14 गीगावाट पहुंची। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 51.58 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। भारत के ऑटो सेक्टर ने जुलाई में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। सियाम के अनुसार यात्री वाहनों की बिक्री 34.3% बढ़कर 4.58 लाख यूनिट पहुंची। दोपहिया वाहनों की बिक्री 22.6% और तिपहिया वाहनों की बिक्री 33.4% बढ़ी। सियाम का कहना है कि मजबूत मांग और उपभोक्ता भरोसे से ऑटो सेक्टर को लगातार समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका आवश्यकता अनुसार जब चाहे ईरानी बंदरगाहों को नौसैनिक नाकेबंदी अनिश्चितकाल के लिए रख सकता है जारी। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी नौसेना जहाजों की अदला बदली कर नाकेबंदी लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रखने के अपने रुख को दोहराया है। ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि PGSA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयानों का खंडन करते हुए कहा कि अमेरिका के दावों से वास्तविकता नहीं बदलती। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज अभी भी बंद है और जब तक तेहरान की शर्तें स्वीकार नहीं की जाती तब तक इसे नहीं खोला जाएगा। वहीं इसके कारण वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है। कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 281 हुई। हादसे में 3900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि करीब 379 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि 72 घंटे बीतने के बाद जिंदा लोगों के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। अमेरिका द्वारा जुआरेज कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद अमेरिका और मेक्सिको ने सीमा पर संयुक्त गश्त शुरू की। अमेरिका के सियुदाद जुआरेज एल पासो बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड और बख्तरबंद वाहनों के साथ अभियान चलाया। अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद कार्टेल और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज करना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद ऑकस रक्षा समझौता तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंथनी अल्बनीज़ी ने ट्रंप से ऑस्ट्रेलिया को 12.5% अमेरिकी टैरिफ से पूरी छूट देने का भी आग्रह किया। दोनों नेताओं ने ईरान और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बोलीविया और ब्राजील ने संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त सीमा सुरक्षा अभियान शुरू किया। राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने सुरक्षित सीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दोनों देशों की पुलिस ड्रग तस्करी और स्मगलिंग रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करेगी और सीमा नियंत्रण में मिलकर काम करेगी। अमेरिका के इंडियाना में भीषण तूफान के बाद कई इलाकों में आई बाढ़। पूर्वी इंडियाना में सड़कें पानी में डूबी और कई वाहन भी बाढ़ के पानी में फंसे। अमेरिका के मिडवेस्ट में करीब 4.5 यानी कि 4.5 लाख घरों और व्यवसायों की बिजली गुल। वहीं इस बाढ़ से इंडियाना सबसे बुरी तरीके से प्रभावित रहा, जहां 2 लाख से ज्यादा बिजली कटौती दर्ज की गई। पूर्वी जापान में भारी बारिश से 2 लोगों की हुई मौत, हजारों यात्री फंसे। चिबा शहर में 24 घंटे में 367 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रिकॉर्ड बारिश के बाद ट्रेनें रद्द और हाईवे हुए बंद। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक। कुल 35 पदक के साथ भारत बना टूर्नामेंट का ओवरऑल चैंपियन। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज कल से शुरू। गॉल में होने वाले पहले टेस्ट में भारत के अनुभवहीन पेस अटैक पर रहेगी नजर। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर खास नजर रहेगी। इस दौरे के दौरान चुनी गई टीम को देखें तो भारत के पेस अटैक के पास ज्यादा अनुभव नहीं है। डार्विन में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया पर पड़ी भारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में मजबूत शुरुआत। मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रन पर समेट दिया है।
हसन महमूद ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को ग्रैंड चेस टूर के सिंकफील्ड कप में विंसेंट कीमर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद प्रज्ञानंदा संयुक्त चौथे स्थान पर है। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन और अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रुप चरण के अंतिम दिन वापसी की। अब निहाल सरीन और अर्जुन एरिगेसी नॉकआउट मुकाबले में उतरेंगे। इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 15 लाख अमेरिकी डॉलर है। पिछले साल आयोजित पहले EWC शतरंज टूर्नामेंट में भी दोनों भारतीय खिलाड़ी प्लेऑफ में पहुंचे थे। तब निहाल क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, जबकि अर्जुन ने चौथा स्थान हासिल किया था। ईगा श्वांतेक ने कनाडियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। ये इस सीजन में श्वांतेक का पहला खिताब है। फाइनल में श्वांतेक ने एलेना रायबाकिना को मात दी। श्वांतेक ने यह मैच सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से जीता। शिलोंग लाजोंग FC में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की है। रूपी के मुकाबले में शिलोंग लाजोंग ने लांग स्निंग FC के साथ 3-3 से रोमांचक ड्रॉ खेला। बोडोलैंड FC ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप F के अपने अंतिम मुकाबले में कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार FC को 6-0 से मात दी। हालांकि इस जीत के साथ भी बोडोलैंड FC नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर तिजानी रेंडर्स अब सऊदी प्रो लीग क्लब अल कादिसिया का रुख करने वाले हैं। दोनों क्लबों के बीच करीब 52 मिलियन पाउंड की डील पर सहमति बन गई है। और मैनचेस्टर सिटी नए सीजन की शुरुआत से पहले अभ्यास करती हुई नजर आई। नए बॉस एंजो मोरेस्का के नेतृत्व में टीम रविवार को वेम्बली में कम्युनिटी शील्ड में आर्सेनल से भिड़ेगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।